नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देवनागरी हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 7 में लगी हुई रचना कोसी का घटवार, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी और इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1958। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को पढ़ना, और आप इसका प्रकाशन वर्ष को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। तो कोसी का घटवार। अभी खप्पर में 1/4 से भी अधिक गेहूँ शेष था। खप्पर में हाथ डालकर उसने व्यर्थ ही उल्टा पलटा और चक्की के पाटी के वृत्त में फैले हुए आटे को झाड़ कर एक ढेर बना दिया। बाहर आते आते उसने फिर एक बार और खप्पर में झाँक कर देखा, जैसे यह जानने के लिए कि इतनी देर में कितनी पिसाई हो चुकी है, परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। खसखस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पाट चल रहा था। घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था। खूब नीचे तक झुककर वह बाहर निकला। सर के बालों और बाहों पर आटे की एक हल्की सफ़ेद परत बैठ गई थी। खंभे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया, जा साला, सुबह से अब तक 10 पसेरी भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ का कहाँ चला गया। कैसी अनहोनी बात अनहोनी तो है ही। जेठ बीत रहा है, आकाश में कहीं बादलों का नाम निशान ही नहीं है। अन्य वर्षों अब तक लोगों की धान रोपाई पूरी हो जाती थी, पर इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े। खेतों की सिंचाई तो दरकिनार बीज की क्यारियाँ सूखी जा रही है। छोटे नाले गुलों के किनारे की घट महीनों से बंद है। कोसी के किनारे है गुसाई का यह घट, पर इसकी भी चाल ऐसी कि लहू घोड़े की चाल को मात देती है। तो यहाँ देखिए, गुसाई जो पात्र है ये गुसाई है, और ये गुसाई का ही ये आटा चक्की का मिल है, जिसको घटवार भी शायद बोला जाता है। चक्की के निचले खंड में छीछर छीछर की आवाज़ के साथ पानी को काटती हुई मथानी चल रही थी। कितनी धीमी आवाज़। अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर में दही की मथानी इससे ज़्यादा शोर करती है। इसी मथानी का वह शोर होता था कि आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती थी, और अब तो भले नदी पार कोई बोले तो बात यहाँ सुनाई दे जाए। छप छप छप। पुरानी फौजी पैंट को घुटनों तक मोड़कर घुसाई पानी की गुल के अंदर चलने लगा। तो यहाँ पर एक फैक्ट है, इसको आप ध्यान में रखिए कि कौन सी पैंट, तो पुरानी फौजी पैंट। तो ये याद रखना है। जीन्स का ऑप्शन दे सकता है, या फिर और भी कोई पैजामा बोल सकता है। एनटीए सवाल में अगर पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है कि फौजी पैंट के बारे में यहाँ पे लेखक ने लिखा है। कहीं कोई सुराख तो निकास हो तो बंद कर दें, एक बूंद पानी भी बाहर न जाए। बूंद बूंद की कीमत है इन दिनों। प्रायः आधा फलांग चलाकर वह बांध पर पहुंचा। नदी की पूरी चौड़ाई को घेर कर पानी का बहाव घट की कुल की ओर मोड़ दिया गया था। किनारे की मिट्टी घास लेकर उसने बांध में एक दो स्थान पर निकास बंद किया, और फिर गुल के किनारे किनारे चलकर घट के पास आ गया। अब अंदर जाकर उसने फिर पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को बुहार कर ढेरी में मिला दिया। खप्पर में भी थोड़ा बहुत गेहूं शेष था। वह उठकर बाहर आया। दूर रास्ते पर एक आदमी सर पर पिसान रखे उसकी ओर जा रहा था। गुसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल करके वहीं से आवाज़ दे दी, है हो, यहाँ लंबर देर में आएगा, 2 दिन का पिसान अभी जमा है, ऊपर उमेद सिंह के घट में देख लो। मतलब जोर से बोल दिया कि मतलब यहाँ पे बहुत भीड़ है, अभी नहीं हो पाएगा। तब जो एक और घट है, किसका है, उमेद सिंह का घट। तो यह ध्यान में रखिए, एक तो गोसाई का घट है जो कि इसमें मुख्य पात्र में है, और एक है उमेद सिंह का घट जिसका जिक्र किया है गोसाई ने। तो किसने जिक्र किया है ये भी ध्यान रखिए, तो उमेद सिंह का जिक्र गोसाई ने किया था। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार और प्रयत्न किया। खूब ऊंचे स्वर में पुकार कर वो बोला, जरूरी है जी, पहले हमारा नंबर नहीं लगा दोगे। गुसाई होठो ही होठो मुस्कुराया। साला कैसे चीखता है, जैसे घट की आवाज़ इतनी हो कि मैं सुन नहीं सकूं। कुछ कम ऊंची आवाज़ में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दे दिया, यहाँ जरूरी का भी बाप रखा है जी, तुम ऊपर चले जाओ। वो आदमी लौट गया। मीहल की छांव में बैठकर गुसाई ने लकड़ी के जलते कुंदे को खोदकर चिलम सुलगाई और गुर गुर करता हुआ धुआं उड़ाता रहा। खसर खसर चक्की का पाट चल रहा था। किट 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 खप्पर से दाने गिराने वाली चिड़िया पाट पर टकरा रही थी। छिछर छिछर की आवाज़ के साथ मथानी पानी को काट रही थी, और कहीं कोई आवाज़ नहीं। एनटीए ने ऐसा हल कर दिया है ना कि अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ये ना पूछ ले कि कहीं खसर खसर किट किट और छिछर छिछर इन तीनों का कालक्रम क्या होगा। मतलब कालक्रम बोल रहे हैं कि इन तीनों का क्रम क्या होगा, कि पहले खसर खसर बोलता है, या पहले किट किट बोलता है, या पहले छिछिर छिछिर बोलता है। मतलब इस तरह का लेवल आ गया है एनटीए का, अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो। खैर ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी छोड़िए, इसको ना ही लिखे तो ठीक है। कोसी के बहाव में भी कोई ध्वनि नहीं।
रेती पाथरों के बीच में टखने टखने पत्थर भी अपना सर उठाए आकाश को निहार रहे थे। दोपहरी ढलने पर भी इतनी तेज धूप, कहीं चिड़ैया भी नहीं बोलती, किसी प्राणी का प्रिय अप्रिय स्वर नहीं। सूखी नदी के किनारे बैठा गुसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया। लौट तो वह जाता ही, घट के अंदर टच पड़े पिसान के थैले को देखकर 2-4 क्षण की बातचीत का आसरा ही होता। मतलब सोच रहा है कि मतलब बेकार में ही उसको वापस लौटा दिया, वो आ जाता तो 2-4 मिनट बात ही कर लेते, क्योंकि अभी बात करने के लिए कोई मिल नहीं रहा है उसको। यहाँ पे लेखक के द्वारा ये दिखाता है कि अकेलापन भी है जीवन में। कभी कभी गुसाई को यह अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है, वही, जिसे अपना कह सके, ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं। पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं। क्या ठिकाना ऐसे मालिक का जिसका घर द्वार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। घुटनों तक उठी हुई पुरानी फौजी पैंट के मोड़ को गुसाई ने खोला। गुल में चलते हुए थोड़ा भाग भीग गया था, पर इस गर्मी में उसे भीगी पैंट की शीतलता अच्छी लगी। पैंट की सलवटों को ठीक करते करते गुसाई ने हुक्के की नली से मुंह हटाया। उसके होठों में बाएं कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। बीती बातों की याद गुसाई सोचने लगा, इसी पैंट की बदौलत यह अकेलापन उसे मिला है। नहीं, याद करने का मन नहीं करता। बहुत पुरानी बातें वो भूल गया है, पर हवलदार साहब की पैंट की बात उसे नहीं भूलती। ऐसी ही फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था। लॉन्ड्री की धुली नोकदार क्रीज वाली पैंट। वैसा ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गुसाई फौज में गया था, पर फौज से लौटा तो पैंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। तो यहाँ पे देखिए किससे इंस्पायर हुआ था, हवलदार धर्म सिंह से इंस्पायर हुए थे गुसाई, तब जाके फौज में भर्ती हुए थे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हवलदार धर्म सिंह का भी इसमें जिक्र आया है। ऊपर में आया है एक पात्र का जी उमेद सिंह का, जिसका अपना एक आटा चक्की है, और यहाँ फौजी में जाने का इंस्पिरेशन मिला है हवलदार धर्म सिंह से। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अभी तक धर्म सिंह से तो सवाल नहीं आया है, लेकिन आ सकता है। पैंट के साथ और भी कितनी स्मृतियां मुखर है। उस बार की छुट्टियों की बात, कौन महीना, हाँ बैसाख ही था। सर पर क्रास खुखरी के क्रेस्ट वाली काली किस्तीनुमा टोपी को तिरछा रखकर फौजी वर्दी वह पहली बार एनुअल लीव पर घर आया तो चीर वन की आग की तरह खबर इधर उधर फैल गई थी। बच्चे बूढ़े सभी उससे मिलने आए थे। चाचा का गोठ एकदम भर गया था, ठसाठस। बिस्तर की नई एकदम साफ जगमग लाल नीली धारियों वाली दरी आंगन में बिछानी पड़ी थी। लोगों को बिठाने के लिए खूब याद है, आंगन का गोबर दरी में लग गया था। बच्चे बूढ़े सभी आए थे। सिर्फ चना गुड़ या हल्द्वानी के तंबाकू का लोभ ही नहीं था। कल के शर्मीले गुसाई को इस नए रूप में देखने का कौतूहल भी था, पर गुसाई की आंखें उस भीड़ में जिसे खोज रही थी वह वहां नहीं थी। नाला पार के अपने गांव से भैंस के कटिया को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी, पर गुसाई उस दिन उससे मिल न सका। तो कौन आई थी? लक्ष्मा। यहाँ आ गई कहानी की एक्ट्रेस, एंट्री हो गया। लक्ष्मा थी। इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था। तो गांव के छोकरे ही गुसाई की जान को बवाल हो गए थे। बुढ़े नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक ही कहते थे। एक और है नरसिंह प्रधान। आजकल गुसाई को देखकर सोबनिया का लड़का भी अपनी फटी घेर की टोपी को तिरछी पहनने लग गया है। 3 दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते थे, सिगरेट बीड़ी या गपशप के लोभ में। एक दिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला था उसे लक्ष्मा को पात पतेल के लिए जंगल जाते देखकर, और छोकरों से कांकर के शिकार का बहाना बनाकर अकेले जंगल को चल दिया था। गांव की सीमा से बहुत दूर काफल के पेड़ के नीचे गुसाई के घुटने पर सर रखकर लेटी लेटी लक्ष्मा काफल खा रही थी। कौन से पेड़? काफल के पेड़ के नीचे, और काफल खा रही थी गुसाई के घुटने पर सर रखकर। पक्के गदराए लाल लाल काफल खेल खेल में काफलों की छीना झपटी करते गुसाई ने लक्ष्मा की मुट्ठी भींच दी थी। टप टप काफलों का गाढ़ा लाल रस उसकी पैंट पर गिर आया था। लक्ष्मा ने कहा था, इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बाँह की कुर्ती इससे निकल आएगी। वह खिलखिलाकर अपनी बात पर स्वयं ही हंस दी थी। पुरानी बात, क्या कहा था गुसाई ने? याद नहीं पड़ता। तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा मेरी सुआ, या कुछ ऐसा ही। मतलब ये दोनों के मुझे प्रेम प्रसंग चल रहा है, हंसी मजाक जो चलता है प्रेमी प्रेमिका के बीच, वही चल रहा है यहाँ पे। तो वो बोला, कहती लक्ष्मा बोली कि ये पैंट छोड़ के जाना, कि इससे मेरे पूरे बाँह की कुर्ती आ जाएगी। तो वो बोलता है कि अरे इसकी क्या ज़रूरत है, मखमल की कुर्ती ला दूंगा। पर लक्ष्मण को मखमल की कुर्ती किसने पहनाई होगी? पहाड़ी पार के रमुआ ने, जो तूरी निशान लेकर उससे ब्याहने आया था। लेकिन मखमल की कुर्ती गुसाई नहीं पहना पाया। पहनाया किसने?
पहाड़ी पार के रमुआ ने, जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माए बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छौकरी कैसे दे दें हम, लक्ष्मा के बाप ने कहा था। और इसी वजह से इन दोनों का शादी नहीं हो पाया था। उसका मन जानने के लिए गुसाई ने टेढ़े तीर से बात चलवाई थी। उसी साल मंगसीर की एक ठंडी उदास शाम को गुसाई की यूनिट के सिपाही किशन सिंह ने क्वार्टर मास्टर स्टोर के सामने खड़े खड़े उससे कहा था, हमारे गांव के राम सिंह ने जिद की तभी छोटियां बढ़ानी पड़ी। एक याद रखिए, यहाँ पे सिपाही किशन सिंह का जिक्र आया है और इसके हमारे गांव के राम सिंह ने जिद की, यही रमुआ है, पहाड़ी पार का रमुआ। उस साल उसकी शादी थी। खूब अच्छी औरत मिली है यार, शक्ल सूरत भी खूब है, एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख है। तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव के नज़दीक की ही है। लक्ष्मा, लक्ष्मा कुछ ऐसा ही नाम है। सोचिए कैसा लगा होगा जब सुन रहा होगा तो। गुसाई गुसाई को याद नहीं पड़ता कौन सा बहाना बनाकर वह किशन सिंह के पास से चला आया था। रमडे था उस दिन। हमेशा आधा पैग लेने वाला गुसाई उस दिन 2 पैग रम लेकर अपनी चारपाई पर पड़ गया था। हवलदार मेजर ने दूसरे दिन पेशी करवाई थी, मलेरिया प्रिकॉशन न करने के अपराध में। सोचते सोचते गुसाई बुदबुदाया, साला एडजुटेंट। गुसाई सोचने लगा, उस साल छुट्टियों में घर से विदा होने से एक दिन पहले वो मौका निकालकर लक्ष्मा से मिला था। गंगानाथ जी की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था। यहाँ कौन से किसका कसम खाई है लक्ष्मा? गंगानाथ जी की कसम, ये भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे अब देख लीजिए, यहाँ पे गंगानाथ जी की कसम। वर्षे वह सोचता आया है, कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि वह गंगानाथ जाकर चक्कर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले। देवी देवताओं की झूठी कसमें खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ। जिस पर भी गंगानाथ का कोप हुआ वह कभी फल फूल नहीं पाया। पर लक्ष्मा से कब भेंट होगी यह वह नहीं जानता। लड़कपन से संगी साथी नौकरी चाकरी के लिए मैदानों में चले गए हैं। गांव की ओर जाने का उसका मन नहीं होता। लक्ष्मा के बारे में किसी से पूछना उसे अच्छा नहीं लगता। जितने दिन नौकरी रही वह पलटकर अपने गांव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वॉलंटियरी ट्रांसफर लेने वालों की लिस्ट में नायक गुसाई सिंह का नाम ऊपर आता रहा लगातार 15 साल तक। तो कितने साल तक नहीं गया? 15 साल तक ये ट्रांसफर लेता रहा, लेकिन कभी वापस लौटकर गांव नहीं गया। पिछले वैशाख में वह गांव लौटा 15 साल बाद। रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर लौटा। लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया। आज इस अकेलेपन में कोई होता जिसे गुसाई अपनी जिंदगी की किताब पढ़ाकर सुनाता। शब्द अक्षर कितना देखा, कितना सुना और कितना अनुभव किया है उसने। पर नदी किनारे या तपती रेत, पंचक्की की खटर पटर और मीहल की छाया में ठंडी चिलम को निष्प्रयोजन गुड़गुड़ाता गुसाई, और चारों ओर अन्य कोई नहीं, एकदम निर्जन, निस्तब्ध, सुनसान। एकाएक गुसाई का ध्यान टूटा। सामने पहाड़ी के बीच की पगडंडी से सर पर बोझा लिए एक नारी आकृति उसी ओर चली आ रही थी। गुसाई ने सोचा वहीं से आवाज देकर उसे लौटा दे। कोसी ने चिकने काई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चलकर उसे वहां तक आकर केवल निराश लौट जाने को क्यों वह बात करे। दूर से चिल्ला चिल्ला कर पिसान स्वीकार करवाने की लोगों की आदत से वह तंग आ चुका था। इस कारण आवाज देने को उसको मन नहीं हुआ। वह आकृति अब तक पगडंडी छोड़कर नदी के मार्ग में आ पहुंची थी। चक्की की बदलती आवाज को पहचान कर गुसाई घट के अंदर चला आया। खप्पर का आवाज समाप्त हो चुका था, अनाज समाप्त हो चुका था। खप्पर में एक कम अन्न वाले थैले को उलटकर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की चिड़ियों को उल्टा कर दिया। किटकिट का स्वर बंद हो गया। वह जल्दी जल्दी आटे को थैले में भरने लगा। घट के अंदर मथाने की छीछर छीछर की आवाज भी अपेक्षाकृत कम सुनाई दे रही थी। केवल चक्की ऊपर वाले पाट की घिसटती हुई घरघराहट का हल्का धीमा संगीत चल रहा था। तभी गुसाई ने सुना अपनी पीठ के पीछे घट के द्वार पर इस संगीत से भी मधुर एक नारी का कंठ स्वर। कब बारी आएगी जी? रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। और आप समझ ही गए होंगे अभी कौन स्त्री होगी। खैर आगे पढ़िए, मजा आएगा अभी। सिर पर पिसान रखे एक स्त्री उसे अब पूछ रही थी। गुसाई को उसका स्वर परिचित सा लगा। चौंक कर उसने पीछे मुड़कर देखा। कपड़े में पिसान ढीला बंधा होने के कारण बोझ का एक सिरा उसके मुख के आगे आ गया था। गुसाई उसे ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन तब भी उसका मन जैसे आशंकित हो उठा। अपनी शंका का समाधान करने के लिए वो बाहर आने को मुड़ा, लेकिन तभी फिर अंदर जाकर पिसान के थैले को इधर उधर देख रखने लगा। काठ की चिड़िया किटकिट बोल रही थी और उसी गति के साथ गुसाई को अपने हृदय की धड़कन का आभास हो रहा था। सोचिए 15 साल बाद आपसे कोई मिले जिससे कभी आपका प्रेम प्रसंग हो और उसका आवाज़ सुनाई दे तो कैसा फील होगा। मतलब वही वो फील यहाँ पे आप महसूस कीजिए।
घट के छोटे कमरे में चारों ओर पिसे हुए अन्न का चूर्ण फैल रहा था, जो अब तक गुसाई के पूरे शरीर पर छा गया था। इस कृत्रिम सफेदी के कारण वह वृद्ध सा दिखाई दे रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन गुसाई भाई साहब तो पहचान गए थे। उसने दोबारा वे ही शब्द दोहराए। वह अब भी तेज धूप में बोझा सर पर रखे हुए गुसाई का उत्तर पाने को आतुर थी। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वह उल्टे पांव लौटकर किसी अन्य चक्की का सहारा लेती। दूसरी बार के प्रश्न को गुसाई न टाल पाया, उत्तर देना ही पड़ा। यहाँ पहले ही टीला लगा है, देर तो होगी ही, उसने दबे दबे स्वर में कह दिया। स्त्री ने किसी प्रकार की अनुनय विनय नहीं की। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वह दूसरी चक्की का सहारा लेने को लौट पड़ी। गुसाई झुककर घट से बाहर निकला। मुड़ते समय स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया था। हताश सा वह कुछ क्षणों तक उसे जाते हुए देखता रहा और फिर अपने हाथों तथा सिर पर गिरे हुए आटे को झाड़कर एक दो कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर की किसी अज्ञात शक्ति ने जैसे उसे वापस जाती हुई उस स्त्री को बुलाने को बाध्य कर दिया। आवाज देकर उसे बुला लेने को उसने मुंह खोला, परंतु आवाज न दे सका। एक झिझक, एक असमर्थता थी जो उसका मुंह बंद कर रही थी। वह स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गुसाई के अंतर में तीव्र उथल पुथल मच गई। इस बार आवेग इतना तीव्र था कि वह स्वयं को रोक नहीं पाया। लड़खड़ाती आवाज में उसने पुकारा, लक्ष्मा। समझ रहे हैं भाई साहब क्या कहानी। घबराहट के कारण वह पूरा जोर से आवाज नहीं दे पाया था। स्त्री ने यह आवाज नहीं सुनी। इस बार गुसाई ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में उसे सभी इसी नाम से पुकारते थे। यह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु उसे शंका शायद यह थी कि चक्की वाला एक बार फिर पिसान स्वीकार न करने पर भी दोबारा उसे बुला रहा है या उसे केवल भ्रम हुआ है। उसने वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हैं जी? गुसाई ने संयत स्वर में कहा, हाँ ले आ, हो जाएगा। लक्ष्मा क्षण भर रुकी और फिर घट की ओर लौट आई। अचानक साक्षात्कार होने का मौका न देने की इच्छा से गुसाई व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ मील की छां में चला गया। लक्ष्मा पिसान का थैला घट के अंदर रखाई। बाहर निकलकर उसने आंचल के कोर से मुंह पोंछा। तेज धूप में चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने की इच्छा से उसने इधर उधर देखा। मिहल के पेड़ की छाया छोड़कर अन्य कोई बैठने लायक स्थान नहीं था। वह उसी ओर चलने लगी। गुसाई की उदारता के कारण ऋणी सी होकर ही जैसे उसने निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहे घटवार जी, बड़ा उपकार का काम कर दिया तुमने। ऊपर के घट में भी जाने कितनी देर में नंबर मिलता। आज संतति के प्रति दिन गए। आशीर्वचनों को गुसाई ने मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण किया। इस कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई। लक्ष्मा उसकी ओर देखे। इससे पूर्व उसने कहा, जीते रहे तेरे बाल बच्चे लक्ष्मा, मायके कब आई? गुसाई ने अंतर में घुमरती आंधी को रोक कर यह प्रश्न इतने संयत स्वर में किया जैसे वह भी अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मा के लिए एक साधारण व्यक्ति हो। दानिम की छाया में पात पतेल झाड़ कर बैठते लक्ष्मा ने संकित दृष्टि से गुसाई की ओर देखा। कोसी की सूखी धार अचानक जल प्लावित होकर बहने लगती तो भी लक्ष्मा को इतना आश्चर्य न होता जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम की दूरी पर गुसाई को इस रूप में देखने पर हुआ। विस्मय से आंखें फाड़ कर वह उसे देखे जा रही थी, जैसे अब भी उसे विश्वास न हो रहा हो कि जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है वह उसका पूर्व परिचित गुसाई ही है। तुम? जाने लक्ष्मा क्या कहना चाहती थी, शेष शब्द उसके कंठ में ही रह गए। हाँ, पिछले साल पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए घट लगवा लिया। गुसाई नहीं पूछा, बाल बच्चे ठीक हैं? आंखें जमीन पर टिकाए गर्दन हिलाकर संकेत से ही उसने बच्चों की कुशलता की सूचना दे दी। जमीन पर गिरे एक दारिम के फूल को हाथों में लेकर लक्ष्मा उसकी पंखुड़ियों को एक एक कर निरुद्देश्य तोड़ने लगी और गुसाई पतली सीख लेकर आग को कुरेदता रहा। देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया दृष्टि है। मतलब लक्ष्मा जो अपनी एक फूल की पंखुड़ियों को एक एक करके तोड़ने लगी बिना किसी उद्देश्य के, और गुसाई जो एक पतली सीख लेकर आग को कुरेदता रहा। कि यहाँ पे दिखाता है कि लक्ष्मा का जीवन कैसे एक फूल के पंखुड़ियों की तरह तितर बितर हो चुका है, और गुसाई के जीवन के अंदर कितना आग है जो न चाहते हुए उसको कुरेदना पड़ रहा है, मतलब भरा हुआ आग। बिंब है यहाँ पे प्रस्तुत, कितना बढ़िया। चलिए आगे पढ़ते हैं। बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गुसाई ने पूछा, तू अभी और कितने दिन मायके ठहरने वाली है? अब लक्ष्मा के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया। टप 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 वह सिर नीचा किए आंसू गिराने लगी। सिसकियों के साथ साथ उसके उठते गिरते कंधों को गुसाई देखता रहा। उसे यह नहीं सूझ रहा था कि वह किन शब्दों में अपनी सहानुभूति प्रकट करे। इतनी देर बाद सहसा गुसाई का ध्यान लक्ष्मा के शरीर की ओर गया।
उसके गले में चरेऊ नहीं था, यानी सुहाग चिन्ह या चरेऊ मतलब हो सकता है कि मंगलसूत्र को भी बोला जाए चरेऊ। हतप्रभ सा गुसाई उसे देखता रहा। अपनी व्यवहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो रही थी। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए कि चरेऊ शब्द एग्जाम में पूछा गया है कि चरेऊ का अर्थ क्या था, तो सुहाग चिन्ह। ऐसे तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखिएगा। अपनी व्यवहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो रही थी। आज अचानक लक्ष्मा से भेंट हो जाने पर वह उन सब बातों को भूल गया जिन्हें वह कहना चाहता था। इन क्षणों में वह केवल मात्र श्रोता बनकर रह जाना चाहता था। गुसाई की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि पाकर लक्ष्मा आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी से किसी तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया है, उसी के लिए जीना पड़ रहा, नहीं तो पेट पर पत्थर बांध कर कहीं डूब मरती, जंजाल कटता। शायद इसका एक बच्चा है। यहाँ काका काकी के साथ रह रही हो? गुसाई ने पूछा। मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता जी। बाबा की जायदाद पर उनकी आंखें लगी हैं, सोचते हैं कहीं मैं हक न जमा लूँ। मैंने साफ साफ कह दिया, मुझे किसी का कुछ लेना देना नहीं। जंगलात का लीसा ढो ढो कर अपनी गुजर कर लूँगी, किसी की आँख का कांटा बनकर नहीं रहूँगी। ये इंपॉर्टेंट कथन है, इसको ध्यान रखिएगा। ये किसका कथन है? तो कोसी के घटवार्क में लक्ष्मा का। गुसाई ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना नहीं प्रकट की, केवल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे देखता हुआ रहा। दारिम के वृक्षों से पीठ टिकाकर लक्ष्मा घुटने मोड़कर बैठी थी। एक आप यहाँ पे देखिएगा कि इसमें इस कहानी में दो पेड़ का जिक्र आया। एक काफल का पेड़ जब शादी से पहले, और शादी के बाद दारिम का वृक्ष। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि दो पेड़ का जिक्र आया है, काफल और एक दारिम। ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि कविता की यूनिट से पूछा गया है बहुत सारा सवाल इस तरह से, तो हो सकता है कहानी के यूनिट से भी पूछा जाए। गुसाई सोचने लगा, 15-16 साल किसी की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते। समय का यह अंतराल लक्ष्मा के चेहरे पर भी एक छाप छोड़ गया था, पर उसे लगा उस छाप के नीचे वह आज भी 15 वर्ष पहले की लक्ष्मा को देख रहा है। कितनी तेज धूप है इस साल। लक्ष्मा का स्वर उसके कानों में पड़ा, प्रसंग बदलने के लिए, जैसे लक्ष्मा ने यह बात जानबूझकर कही हो। और अचानक उसका ध्यान उस ओर चला गया जहां लक्ष्मा बैठी थी। दारिम की फैली फैली अथ ढकी डालों से छनकर धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरण न जाने कब से लक्ष्मा के माथे पर गिरी हुई एक लट को सुनहरी रंगीनी में डुबा रही थी। गुसाई एकटक उसे देखता रहा। दोपहर तो बीत चुकी होगी, लक्ष्मा ने प्रश्न किया। तो गुसाई का ध्यान टूटा। हाँ, अब तो 2 बजने वाले होंगे। उसने कहा, उधर धूप लग रही हो तो इधर आ जा। छाँव में कहता हुआ गुसाई एक जम्हाई लेकर अपने स्थान से उठ गया। नहीं, यही ठीक है, कहकर लक्ष्मा ने गुसाई की ओर देखा, लेकिन वह अपनी बात कहने के साथ ही दूसरी ओर देखने लगा था। घट में कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्ति पर था। नंबर पर रखे हुए पिसान की जगह उसने जाकर जल्दी जल्दी लक्ष्मा का अनाज खप्पर में खाली कर दिया। धीरे धीरे चलकर गुसाई गुल के किनारे तक गया। अपनी अंजुली से भरकर उसने पानी पिया और फिर पास ही एक बंजर घट के अंदर जाकर पीतल और अल्मुनियम के कुछ बर्तन लेकर आग के निकट लौट आया। आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बटोरकर उसने आग सुलगाई और एक कालिक पुती बटलोई में पानी रखकर जाते जाते लक्ष्मा की ओर मुंह कर गया। चाय का टाइम भी हो रहा है, पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, पुड़िया में पड़ी है चाय भाई साहब। तो क्या बनाने के लिए बोलता है? चाय। लक्ष्मा ने उत्तर नहीं दिया। वह उसे नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही। सड़क किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गुसाई को काफ़ी समय लग गया था। वापस आने पर उसने देखा एक 6-7 वर्ष का बच्चा लक्ष्मा की देह से सट कर बैठा हुआ है। तो कितने साल का बच्चा था? 6-7 साल का बच्चा था। तो उम्र भी याद रखिएगा बच्चे का, ये पूछता है क्वेश्चन। बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे लक्ष्मा ने कहा, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने को यहाँ भी पहुँच गया है। गुसाई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर माँ से किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है। एक बार झुंझलाकर लक्ष्मा ने उसे झिड़क दिया, चुप रह, अभी लौटकर घर जाएंगे, इतनी सी देर में क्यों मरा जा रहा है। चाय के पानी में दूध डालकर गुसाई फिर उसी बंजर घट में गया। एक थाली में आटा लेकर वह गुल के किनारे बैठा बैठा उसे गूंथने लगा। मीहल के पेड़ की ओर आते समय उसने साथ में 1 बर्तन और ले लिए थे। मीहल के पेड़ की ओर एक और पेड़ का जिक्र आया भाई, मीहल के पेड़, इसको भी ध्यान में रखिएगा। लक्ष्मा ने बटलोई में दूध चीनी डालकर चाय तैयार कर दी थी। चलिए भाई, तैयार हो गया, चलिए अब चाय पी लिया जाए। एक गिलास, एक एनिमल का मग और एक अल्युमिनियम के मैस्टिन में गुसाई ने चाय डालकर आपस में बांट ली।
और पत्थरों से बने बेढंग चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगा। हाथ का चाय का गिलास जमीन पर टिकाकर लक्ष्मा उठी। आटे की थाली अपनी ओर खिसकाकर उसने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा ऐसे स्वर में प्रकट की कि गुसाई न कर सका। वह खड़ा खड़ा उसे रोटी पकाते हुए देखता रहा। गोल गोल डिबिया सरीखी रोटियां चूल्हे में खिलने लगी। वर्षों बाद गुसाई ने ऐसी रोटियां देखी थी, जो अनिश्चित आकार की फौजी लंगर की चपातियों या स्वयं उसके हाथ से बनी बेडौल रोटियों से एकदम भिन्न थी। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मा के छोटे छोटे हाथ बड़ी तेजी से घूम रहे थे। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खन खन का एक अत्यंत सुंदर मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गुसाई ने आज पहली बार अनुभव किया है। किसी काम से वह बंजर घाट की ओर गया और बड़ी देर तक खाली बर्तन डिब्बों को उठाता रखता रहा। वहां लौट कर आया तो लक्ष्मा रोटी बनाकर बर्तनों में को समेट चुकी थी और अब आटे में सने हाथों को धो रही थी। गुसाई ने बच्चे की ओर देखा और दोनों हाथों में चाय का मग थामे टकटकी लगाकर गुसाई को देखे जा रहा था। लक्ष्मा ने आग्रह के स्वर में कहा, चाय के साथ खानी हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएगी। मैं तो अपने टाइम से ही खाऊंगा, यह तो बच्चे के लिए। स्पष्ट कहने में उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने की उसकी चेष्टा अनाधिकार हो। नाना जी, वह तो अभी घर से खाकर ही आ रहा है, मैं रोटियां बनाकर रखाई थी। अत्यंत संकोच के साथ लक्ष्मा ने आपत्ति प्रकट की। हाँ, यूं ही कहती है, कहाँ रखी थी रोटियां घर में? बच्चे ने रुआसी आवाज में वास्तविक व्यक्ति की बातें सुन रहा था और रोटियों को देखकर उसका संयम ढीला पड़ गया था। बच्चा तो बच्चा होता है भाई। चुप! आंखें तरेकर लक्ष्मण ने उसे डांट दिया। बच्चे के इस कथन से उसकी स्थिति हास्यास्पद हो गई थी। इस कारण लज्जा से उसका मुंह आरक्त हो उठा। बच्चा है, भूख लगाई होगी, डांटने से क्या फायदा? गुसाई ने बच्चे का पक्ष लेकर 2 रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी, परंतु मां की अनुमति के बिना उन्हें स्वीकारने का साहस बच्चे को नहीं हो रहा था। वह ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों की ओर, कभी मां की ओर देख लेता था। गुसाई के बार बार आग्रह करने पर भी बच्चा रोटियां लेने में संकोच करता रहा तो लक्ष्मण ने उसे झिड़क दिया। मर, अब ले क्यों नहीं लेता? जहां जाएगा वहीं अपने लक्षण दिखाएगा। हाँ, तो तुम पे ही गया है। चलिए, इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गुसाई ने रोटियों के ऊपर एक टुकड़ा गुड़ का रखकर बच्चे के हाथों में दे दिया। भरी भरी आंखों से इस अनोखे चित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा। मित्र होगा यह जी, मित्र ही होगा। चलिए, और गुसाई कौतुकपूर्ण दृष्टि से उसके हिलते हुए होठों को देखता रहा। छोटा बच्चा जब कुछ खाता है तो किस तरह से लगता है, वही बिंब है यहाँ पे। इस कहानी में बिंब प्रदर्शन बहुत अच्छा किए हैं शेखर जोशी ने। इस छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव सा आ गया था, जिसे गुसाई और लक्ष्मा दोनों ही अनुभव कर रहे थे। स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबाकर खाते खाते गुसाई ने जैसे इस तनाव को कम करने की कोशिश में ही मुस्कुराकर कहा, लोग ठीक ही कहते हैं, औरत की हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। भाई साहब! लक्ष्मा ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गुसाई हो होकर खोखली हंसी हंस रहा था। कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आधी रोटी और खा लेता। गुसाई ने बच्चे की ओर देखकर अपनी विवशता प्रकट की। ऐसे ही खाने पीने वाले की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता? 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं है, आज थोड़े पैसे मिले हैं, आज ले जाऊंगी कुछ सौदा। हाथ से अपनी जेब टटोलते हुए गुसाई ने संकोचपूर्ण स्वर में कहा, लक्ष्मा? लक्ष्मा ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गुसाई ने जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले, काम चलाने के लिए रख ले, मेरे पास अभी और है, परसों दफ्तर से मनी ऑर्डर आया था। नहीं नहीं जी, काम तो चल ही रहा है, मैं इस मतलब से थोड़े कह रही थी, यह तो बात चली थी तो मैंने कहा। कहकर लक्ष्मा ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। गुसाई को लक्ष्मा का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। हमको भी नहीं अच्छा लगा ये व्यवहार। रूखी आवाज में वह बोला, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है। साला कितना कमाया, कितना फूका हमने इस जिंदगी में, है कोई हिसाब? पर क्या फायदा, किसी के काम नहीं आया, इसमें एहसान की क्या बात है? पैसा तो मिट्टी है साला, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी, एकदम मिट्टी। ये भी बात ठीक है। परंतु गुसाई के इस तर्क के बावजूद भी लक्ष्मा अड़ी रही, जिद्दी है। बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, गंगनाथ दाहिने रहे तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं जी। पेट का क्या है, घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने पराये प्रेम से हंस बोल दे तो वह बहुत है दिन काटने के लिए। गुसाई ने गौर से लक्ष्मा के मुख की ओर देखा। वर्षों पहले उठे हुए ज्वर और तूफान का वहाँ
कोई चिन्ह शेष नहीं था। अब वो सागर जैसी सीमाओं में बंद कर शांत हो चुका था। रुपया लेने के लिए लक्ष्मण से अधिक आग्रह करने का उसका साहस नहीं हुआ, पर गहरे असंतोष के कारण बुझा बुझा सा वह धीमी चाल से चलकर वहां से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई और घट के अंदर जाकर उसने एक बार संकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लक्ष्मण उस ओर पीठ किए बैठी थी। उसने जल्दी जल्दी अपनी निजी आटे के 3 से 2.5 सेर के करीब अपने 3 से 2.5 सेर के करीब, कितने सेर के करीब, 2.5 सेर के करीब, ये फैक्ट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यही लेवल हो गया है अब एनटीए का, कुछ नहीं किया जा सकता। 2.5 सेर के करीब आटा निकालकर लक्ष्मण के आटे में मिला दिया और संतोष की एक सांस लेकर वह हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। ऊपर बांध पर किसी को घूमते हुए देखकर उसने हाँक दी। शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता था। यहाँ पे पैसा नहीं लिया तो कम से कम आटा ही दे दिया भाई, क्योंकि अब बोलता कि आटा दे रहा तो फिर वो आटा भी नहीं लेती। जिद्दी और स्वाभिमानी दोनों थी। बांध की ओर जाने से पहले वह एक बार लक्ष्मण के निकट गया। पिसान पिस जाने की सूचना उसे देकर वापस लौटते हुए फिर ठिठक कर खड़ा हो गया। मन की बात कहने में जैसे उसे झिझक हो रही हो। अटक अटक कर वह बोला, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गुसाई को चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर उसे संकोच होने लगा। वह न जाने क्या कहना चाहता है। इस बात की आशंका से उसका मुंह का रंग अचानक फीका होने लगा। पर गुसाई ने झिझकते हुए केवल इतना ही कहा, कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगनाथ का चक्कर लगाकर भूल चूक की माफ़ी मांग लेना। पूत परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचा रहना चाहिए। लक्ष्मण की बात सुनने के लिए वह नहीं रुका। क्यों बोला ये? क्योंकि लक्ष्मण उससे प्रॉमिस की थी कि गंगानाथ जी की कसम खाई थी कि तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगी, लेकिन फिर परिवार के प्रेशर की वजह से वो नहीं हो पाता, मतलब उसके फादर की वजह से। तो इसलिए बोल रहा है कि एक बार गंगानाथ जाके उससे भूल चूक का माफ़ी मांग लेना ताकि उनका कोप से बचे रहो। पानी तोड़ने वाले खेतिहर से झगड़ा निपटाकर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा सामने वाले पहाड़ की पगडंडी पर सर पर आटा लिए लक्ष्मण अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे चली जा रही थी। वह उन्हें पहाड़ी के मोड़ तक पहुंचने तक टकटकी बांधे देखता रहा। घट के अंदर काठ की चिड़िया अभी किटकिट आवाज कर रही थी। चक्की का पाट खिसर खिसर चल रहा था और मथाने की पानी काटने की आवाज आ रही थी, और कहीं कोई स्वर नहीं, सब सुनसान और निस्तब्ध। और इस तरह से कहानी भी समाप्त। ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि कहानी कैसी लगी। कहानी तो बहुत अच्छी है, और इसमें जो भी फैक्ट्स आपको बताए हैं उसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा और बार बार इसको रिवाइज कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए, और पसंद आए तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो भी होता है कीजिए, और अपने फेलो स्टूडेंट के साथ भी इसको शेयर करिए। धन्यवाद।